अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है इनफ कि आपकी बॉडी में इंफॉर्मेशन किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, तो वो है डीएनए। यानी ये कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो है वो जनरेशन से जनरेशन इंफॉर्मेशन डीएनए की शक्ल में ट्रांसफर हो रही है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। तो आज हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से पता चला कि डीएनए ही वो चीज़ है जो कि इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी की रखती है। तो आज हम यही चीज़ पढ़ेंगे और मैं हूँ तलहा सलीम। मैं आपका बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लेक्चर के दौरान आपको कोई भी चीज़ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तमाम चीज़ें हमारी वेबसाइट VTutions.com पर फ्रीली अवेलेबल हैं। वहाँ पे साइन अप करें और अपने हिसाब से ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि दीगर तमाम सब्जेक्ट के भी लेक्चर या क्विजेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ, और आज हम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का पढ़ेंगे लेक्चर 5, विच इज दी डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। अब सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पता चला, तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, फ्रेड ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने चेक करने के लिए कि डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है या नहीं, तो उन्होंने तीन स्ट्रेन तैयार किए। एक स्ट्रेन था रफ बैक्टीरिया का, यानी इनकी स्मूथ सरफेसेस, इनकी जो सरफेसेस थी वो रफ थी, जिसकी वजह से इन्हें रफ कहा गया। और ये नॉन वायरुलेंट थे, यानी कि डिजीज कॉज नहीं कर सकते थे। इन्हें नाम दिया उसने स्ट्रेन आर का। एक ऐसे बैक्टीरिया का कल्चर मौजूद था जो कि स्मूथ थे, यानी उनकी सरफेसेस स्मूथ थी, और वो वायरुलेंट थे, यानी कि वो डिजीज कॉज कर सकते थे। तीसरा जो सैंपल था वो है हीट किल्ड बैक्टीरिया का, हीट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट बैक्टीरिया का, जो कि स्ट्रेन एस है। अब क्या किया कि जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं लेबोरेटरी में इस तरीके के फार्मेसी बेस्ड के, तो उनमें क्या है कि माउस एज अ मॉडल यूज किया जाता है, और माउस पे टेस्टिंग की जाती है। तो अब उन्होंने माउस लिया। अब माउस पे उन्होंने सबसे पहले इंजेक्ट किए रफ नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया। ये रफ नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया जो थे ये डिजीज कॉज नहीं कर सकते थे। तो जब इन्हें माउस में इंजेक्ट किया गया तो ये देखा, रिजल्ट ये मिला कि माउस हेल्दी और नॉर्मल था, कोई सिम्टम्स उसको नहीं आए। दूसरा उन्होंने फिर क्या किया कि स्मूथ वायरुलेंट बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉज कर सकते थे, उन्हें जब उन्होंने माउस में इंजेक्ट किया तो देखा कि माउस की डेथ हो गई, क्योंकि स्मूथ और डिजीज कॉज कर सकते थे। अब उन्होंने स्मूथ वायरुलेंट बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज कर रहे थे उन्हें हीट दे दी। जब हीट दी तो हीट की वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो गई, और उसके बाद उन्होंने उसको ट्रांसमिट जब किया तो माउस हेल्दी रहा, यानी कि उसको कोई डिजीज नहीं हुई। अब ये बात उन्हें पता चल गई कि हीट किल करने के बाद, यानी कि बैक्टीरिया उन्हें लगा कि मर गया, और ये कि अब वो डिजीज ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट रन किया जिसमें उन्होंने रफ नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को, यानी वो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज नहीं कर सकते थे, उन्हें उन बैक्टीरिया के साथ मिलाया जो कि डिजीज कॉज कर सकते थे, लेकिन उन्हें हीट देके मार दिया गया, यानी हीट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट बैक्टीरिया। इन दोनों को मिला के माउस में इंजेक्ट किया गया। माउस में जब इंजेक्ट किया तो देखा, उन्होंने उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि माउस सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि दोनों डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे। लेकिन रिजल्ट ये मिला कि माउस मर गया। कंडीशन ये थी कि, यानी हुआ असल में ये कि रफ नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया जो थे वो, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी डिजीज कॉज करने की। लेकिन जो हीट किल्ड थे, बाजाहिर तो वो मर गए थे, लेकिन उनके पास अभी भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि किस तरीके से किसी जानवर में डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी किसको, रफ नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को। इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब जब रफ नॉन वायरुलेंट को अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करी, तो रफ नॉन वायरुलेंट क्या हो गए, वायरुलेंट बैक्टीरिया हो गए, यानी कि अब डिजीज कॉज करने लग गए, और माउस में एंटर होने के बाद एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का, और माउस की डेथ हो गई। ये बात को, यानी ये कि हीट किल से क्या हुआ कि पहली दफा में किल हुआ, हेल्दी रहा, और दूसरी बारी में किल हो गया। तो इस बारे में एक एक्सपेरिमेंट और हुआ, एवरी मैकलॉड एंड मैकरेटी ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात नोटिस करवाई कि हीट किल्ड बैक्टीरिया में बेसिकली डीएनए नहीं किल हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि असल में डीएनए वो चीज है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करती है। किस तरीके से, कि उन्होंने एंजाइम यूज किया, डीऑक्साइराइबो न्यूक्लियस एंजाइम, जो कि डीएनए को तोड़ता है। तो इन्हें उन्होंने मुख्तलिफ एंजाइम्स टेस्ट किए, और उन्होंने देखा कि आरएनए या प्रोटीन जो है वो टूट नहीं रहते, और उन्होंने जब टेस्ट किया, इंफॉर्मेशन वगैरह ट्रांसमिट हुई तो वो ट्रांसमिट हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि डीएनए जो था
डीएनए जब टूट गया, यानी उस एंजाइम की वजह से, डीऑक्साइरिबोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से, तो उन्होंने देखा कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं हुई। तो ये बात फिर पता चल गई कि जो ट्रांसमिशन है, यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, वो डीएनए की वजह से हो रही है। अब एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेरिमेंट जब एक बार पता चल गया तो फिर वापस एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है? तो याद रहे, एक्सपेरिमेंट दरअसल कोई भी एक थ्योरी को टेस्ट करने के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से एक प्रॉपर रिजल्ट मिलता है कि अब थ्योरी वैलिडेटेड है और अब ये क्या एप्लीकेबल है। तो अब हर्शी और चेस ने एक्सपेरिमेंट किया, और हर्शी चेस का एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि उन्होंने अब वायरस को यूज किया इंस्टेड ऑफ बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया भी यूज करेंगे, लेकिन मेन जो है वो वायरस है। वायरस इन्होंने जो यहाँ पर लिया वो बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। उन्होंने एक सैंपल बनाया बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाई और उसमें वायरस ऐड करवा दिया, तो वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया। अब क्या किया उन्होंने, इससे पहले एक और चीज करी, वो ये कि इन्होंने, अब इन्हें भी तो ये टेस्ट करना है कि डीएनए किस तरीके से डीएनए ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए अच्छा एक बात ये भी पॉइंट है कि वायरस ही क्यों सेलेक्ट किया। तो वायरस इसलिए सेलेक्ट किया कि वायरस की आपको पता होगा कि एबिलिटी है, जब भी वो किसी सेल पे अटैक करता है तो जितना भी जो कोर मटेरियल है, नहीं जो बाहर का मटेरियल है, वो बाहर रह जाता है सेल के, जबकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर चले जाता है। तो ये बात है, यानी वो अपना जो ट्रांसमिशन मटेरियल है वो सेल के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। तो हर्शी चेस ने, जो वायरस है, उसने वायरस में दो चीजें करी। एक तो उसने फॉस्फोरस P32 यूज किया, रेडियो एक्टिव, जिसको उसने प्रोटीन कोड ऐसी यूज करी, उससे लेबल कर दिया। और उसने वायरस का डीएनए, यानी वायरल डीएनए को सल्फर के साथ ट्रीट करवाया, यानी सल्फर रेडियो एक्टिव थी। तो अब यहाँ पर प्रोटीन भी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है और डीएनए भी। एक्सपेरिमेंट हुआ, बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो गया। इन्फेक्ट करने के बाद में सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज से क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल होता है वो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। अब उसने जब टेस्ट किया तो देखा उसने कि वो वायरस, जो वो बैक्टीरिया जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो गए, तो ऑब्वियसली वो हैवी है, तो इस वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो गए। जब उसमें उसने टेस्ट किया तो देखा कि जो सल्फर, यानी जो डीएनए जिससे लेबल हुआ होता है S32, वो मौजूद था, लेकिन उसे सेल के अंदर P32, यानी जो जिसका कोड था वायरस का, वो वायरल कोड उसे सेल के अंदर नहीं मिला, जिससे ये बात पता चली कि वायरस का जो डीएनए है वो ही ट्रांसमिट होता है, यानी ये डीएनए बेसिकली अपना ट्रांसमिट करवाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं और बैक्टीरिया में इन्फेक्शन होता है। अब ये भी एक पॉइंट है कि किस तरीके से पता चला कि सल्फर मौजूद है या नहीं है। तो रेडियो एक्टिवली का चक्कर यही होता है कि आप इसको ल्यूमिनेसेंस ये कॉज करते हैं, यानी जब आप इसको चेक करेंगे, इन दी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड चीज होती है, ये कलरिक दे रही होती है, इससे डिटेक्शन हो जाती है कि ये चीज में ये चीज मौजूद है, यानी आपका ये वाला मौजूद है चीज। तो यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है और यहाँ पर आपकी बात क्लियर हो जाती है कि एविडेंस ऑफ डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। अब यहाँ पे प्रूव हो गया है कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।